के हैं। तो सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर का रहेगा आपका सिंचाई के माध्यम। सिंचाई के माध्यम के बाद में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। और चैप्टर के लास्ट में करेंगे राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। तो इस चैप्टर को अपन इन 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक में तो सिंचाई के माध्यम या साधन क्या क्या हैं, सिंचाई के माध्यम इसको ओब्लिक करके साधन भी लिख सकते हो। दूसरा है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर इनको 3 भागों में बांटते हैं, एक लघु सिंचाई, एक मध्यम सिंचाई और एक होती है वृहद सिंचाई परियोजनाएं। एक है लास्ट में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। आपके क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है जो लास्ट वाला पार्ट है या तो इसमें या फिर ये जो बी पार्ट है इसमें ज़्यादा रहती है। अब इसमें जो मैटर अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस वाले पोर्शन में से जनरली पूछा जाता है। तो अपना फर्स्ट हेडिंग डालिए ए, सिंचाई के माध्यम या साधन। सिंचाई के माध्यम ओब्लिक साधन। सिंचाई के माध्यम या साधनों में कौन कौन से साधन होते हैं? जैसे सिंचाई के साधनों में एक तो होते हैं अपने कुएं या वेल्स। एक कुओं के स्थान पे आजकल लगभग क्या बन चुके हैं, ट्यूबवेल बन चुके हैं। यानी आज प्रत्यक्ष रूप से अपन जैसे जमीन है, इस जमीन को खोद के आजकल अपन इस तरीके से गहरे गड्ढे नहीं करते, चौड़े और गहरे गड्ढे नहीं करते। आजकल हम ड्रिलिंग करवाते हैं इस तरीके से, इसको हम कहते हैं ट्यूबवेल, बोरिंग वाला। ये कुएं वाला तो ये तो पता होगा आपको, जिसमें व्यक्ति समस्या में कूद भी सकता था, इसमें सिर्फ फंस ही सकता है। जैसे कई बार सुनते हैं ना कि न्यूज़पेपर के अंदर कि बच्चा है ट्यूबवेल में फंस गया, 3 दिन बाद में बच्चे को जिंदा निकाला गया प्रशासन के द्वारा। ये ट्यूबवेल है जो फंसा हुआ सुनते हो आप लोग, और जिसके अंदर आप सुनते हो कि ससुराल वालों के द्वारा महिलाओं को कुएं में डाला गया, महिला ने परेशानी में आके कुएं में कूद गई, 4 पुरुषों ने संयुक्त रूप से कुएं में कूदकर आत्मदाह किया। तो इसका मीनिंग, हालांकि 4 पुरुष मिलके एक साथ तो नहीं करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये अधिक चौड़ाई वाले जो थे ये कुएं थे, और वर्तमान में जो ड्रिलिंग करके बनाए जाते हैं ये ट्यूबवेल्स होते हैं। वर्तमान में कुओं का स्थान लगभग किसने ले लिया है? अपने अगर गांव में खेत में पुराना कुआं होगा भी तो उस कुएं के अंदर भी हमने क्या करवा ली है, ड्रिलिंग करवा ली, क्योंकि पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। तो प्रत्यक्ष रूप से उसकी खुदाई पॉसिबल नहीं है। तो सिंचाई में आज वर्तमान में सर्वाधिक योगदान है नलकूपों का। किसका है? नलकूप के बाद में ज़्यादा योगदान फिर नहर का, नहरों के बाद में योगदान है कुओं का, और इसके बाद में तालाब या टैंक, और बाद में बच गए जो अन्य साधन। अन्य साधन जैसे बहती हुई नदी के द्वारा, झरनों के द्वारा, झीलों के द्वारा, बाकी अन्य वाटर सोर्स हैं उनके द्वारा सिंचाई करना। तो राजस्थान में कहा जाता है कि जो सिंचाई का जो योगदान है कुओं का, सिंचाई में योगदान कुओं का लगभग 24% माना जाता है। नलकूप का इस परसेंटेज को उल्टा कर दो, 42%। 24 का अपोजिट कितना होगा? इस डेटा को उल्टा करोगे तो 42%। नहरों का योगदान माना जाता है लगभग 30%, अप्रोक्सीमेट 30। तालाब का योगदान 1% और बचा हुआ 3% अदर सोर्स का।
तो इसका मीनिंग आपको ये 4 सोर्स देते हैं, 4 मोड या माध्यम देते हैं कि सिंचाई में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो ऑप्शन में जो आपके आता है ये दोनों एक साथ ही आते हैं, कुएं एवं नलकूपों का। अगर ये अलग अलग आए तो आंसर रहेगा नलकूप। नलकूप के बाद में यानी नए वाले पहले लेने हैं, नलकूप और नहर, उसके बाद में किसको लेना है, कुओं को। और इन चारों को दिया जाता है एग्जाम में, तो नलकूप, नहर, कुएं और सबसे कम 4 में तालाब। बाकी अन्य सोर्स में सभी सोर्स मिला के हैं एक साथ, इसलिए वो बचे हुए 3%। अब कुओं का योगदान, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहती है, जयपुर। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, जयपुर में है। तो जयपुर में जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, तो अधिकांश जनसंख्या का कार्य क्या है, हमारे सर्विस सेक्टर में है, औद्योगिक क्षेत्र में है, या खेती करती है, कृषि से जुड़ी हुई है। तो अधिकांश जनसंख्या अगर कृषि से जुड़ी हुई है, तो जयपुर में जो अधिकांश जनसंख्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो वो भी किससे जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है तो कुओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ जनसंख्या अधिक होगी। तो राजस्थान में कुएं सर्वाधिक कहाँ पर हैं, कुएं राजस्थान में सर्वाधिक हैं जयपुर में। और जहाँ कुएं हैं वो कुएं ही लगभग किस में कन्वर्ट हो गए हैं, नलकूप या ट्यूबवेल में। नहर राजस्थान के उत्तरी जिले में सर्वाधिक हैं, श्री गंगानगर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, श्री गंगानगर। तो सिंचाई नहरों के माध्यम से सर्वाधिक किस जिले में होती है, श्री गंगानगर। तालाबों से सर्वाधिक मानी जाती है भीलवाड़ा के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, भीलवाड़ा, पाली, ये प्रमुख जिले माने जाते हैं। तो इसमें प्रमुख जिला लेंगे अपन भीलवाड़ा। तो राजस्थान के अंदर क्योंकि ये हाड़ौती के नज़दीक है, तो वहाँ चट्टानी भाग अधिक है। तो चट्टानी भागों के ऊपर बारिश का पानी लंबे टाइम तक रुका हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं तालाब। तालाब सामान्यतः उसको लेंगे जिसके अंदर कम से कम 4 महीने पानी रुके। तो 4 महीने से कम अगर पानी ठहरता है तो उसको तालाब की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। तो बाकी बचे हुए जो अन्य साधन है, सोर्स हैं, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग योगदान होता है, तो उसमें कोई स्थान नहीं लिखेंगे अपन। जैसे झीलों के द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है उदयपुर में, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर हैं, उदयपुर में। खारे पानी की झील है नागौर में, जबकि राजस्थान में झीलें सर्वाधिक हैं उदयपुर में है। तो राजस्थान के अंदर एक तो जो सिंचाई के सोर्स या माध्यम जो है वो ये हैं। एक तो देखो जो कृषि होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड होती है, या तो बारिश हो जाए, और बारिश नहीं हो तो बाद में इंसान मजबूरी में क्या करता है, फिर सिंचाई करता है। तो सिंचाई के लिए वो क्या क्या माध्यम अपनाता है, तो वो माध्यम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम नलकूप है, जो 42% सिंचाई में योगदान करता है। यानी अपनी जितनी भी खेती होती है उस खेती में कुछ खेती तो ऐसी होती है जो हमारे मानसून पे टिकी हुई होती है, लेकिन बाकी बची हुई किस पे डिपेंड होती है, हमारी सिंचाई पे डिपेंड होती है। तो सबसे पहले ये वाला लिखिएगा, सिंचाई के माध्यम जो 4-5 माध्यम हैं, कुएं, नलकूप, नहर, तालाब और जो अदर सोर्सेज या अन्य साधन। तो सिंचाई के माध्यम या साधन है कुएं। अब इनका नीचे योगदान दिया हुआ है कि सिंचाई में योगदान, सिंचाई में योगदान कुओं का 24% और नलकूपों का उनका अपोजिट 42%, नहरों का है 30%, तालाब का 1%, बाकी अदर सोर्सेज। तो एग्जाम में बाई चांस अवरोही क्रम में पूछें तो सबसे पहले किसको रखना है, घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले अधिक को, नलकूप। नए वाले पहले रखने हैं दोनों, नलकूप और नहर, उसके बाद कुएं, उसके बाद में तालाब। अदर सोर्स में कोई नाम नहीं देंगे आपको, तो अदर सोर्स देंगे ही नहीं ऑप्शन, यानी जो बच गया है अन्य परसेंटेज, क्योंकि चारों में 100% नहीं हुआ, तो इसका मीनिंग बाकी अन्य साधनों के माध्यम से होती है। कुओं के द्वारा सर्वाधिक जयपुर, नलकूप भी सर्वाधिक जयपुर। तो जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ कुएं और नलकूप अधिक होते हैं, जबकि नहरें सर्वाधिक हैं पंजाब की ओर। तो पंजाब के टच में अपना कौन सा है, गंगानगर वाला पार्ट। और तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा के अंदर। तो इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन था सिंचाई के माध्यम या साधन, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। ये प्रमुख साधन थे, इनका कितना कितना योगदान था और कौन कौन से जिलों में अधिक था वो अपन ने देख लिया। अब इस चैप्टर का जो सबसे मेन और बड़ा पोर्शन चलेगा वो चलेगा ये वाला पार्ट, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। तो बी हेडिंग डालिएगा, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण।
सिंचाई परियोजनाओं का जो वर्गीकरण है वो सिंचित क्षेत्र के आधार पर, यानी जो इरिगेटेड एरिया वो कितना है, हमने कितने क्षेत्र पे सिंचाई की है। उस एरिया के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने खेती 0 से लेके और 2000 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई कर रहे हैं किसी परियोजना से, तो उस परियोजना को अपन अपने आप में किस प्रकार के प्रोजेक्ट में मानेंगे, लघु सिंचाई परियोजना। क्राइटेरिया अगर आपका 2000 हेक्टेयर से लेकर अगर 10,000 हेक्टेयर तक है तो उस प्रकार की परियोजनाओं को अपन किस में शामिल करेंगे, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में। और वे सिंचाई परियोजनाएं जिसमें मुख्यतः 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक एरिया अगर हम कवर करते हैं तो उस प्रकार की परियोजनाओं को अपन वृहद सिंचाई परियोजनाओं में। तो सिंचाई परियोजनाओं में मुख्यतः 3 कैटेगरीज होती हैं जो सिंचित क्षेत्र के आधार पर होती हैं। कितना एरिया कवर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको नाम देते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट या कोई बांध बना हुआ है, उस बांध के माध्यम से अगर 1000 हेक्टेयर के ऊपर सिंचाई हो रही है तो 1000 हेक्टेयर पे सिंचाई हो रही है, तो इसका मीनिंग 2000 हेक्टेयर से कम हो रही है, तो अपने आप में किस प्रकार की परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सिंचाई 5000 हेक्टेयर एरिया में हो रही है तो 5000 हेक्टेयर इसके बीच में आएगा, 2000 और 10,000 के बीच में, इसका मीनिंग उस परियोजना को हम क्या कहेंगे, मध्यम सिंचाई परियोजना। और ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सिंचाई है वो 11,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर एरिया में होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वृहद सिंचाई परियोजना। इसमें बीच वाले डिजिट या डेटा को आपको रट लेना है कि 2 से और 10 के बीच में कौन सी होती है, मध्यम। तो 2 से कम लघु और 10 से अधिक वृहद। इसका मीनिंग बीच वाले स्केल को रट के रखना है। तो इसका मीनिंग सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में किस बेस पर बांटा जाता है, सिंचित क्षेत्र। कितना एरिया वो परियोजना है वो सिंचित कर सकती है, उस सिंचित क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग या एरिया के अकॉर्डिंग उस परियोजना को नाम देते हैं। अपन कहते हैं ना कि ये एक वृहद सिंचाई परियोजना है, ये मध्यम सिंचाई परियोजना है और ये लघु सिंचाई परियोजना है। तो ये किस बेस पर कहा जाता है, ये सिंचित क्षेत्र के आधार पर कहा जाता है। इसमें लिखिएगा सिंचाई परियोजनाओं को सिंचित क्षेत्र के आधार पर, सिंचाई परियोजनाओं को सिंचित क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सिंचित क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक लघु सिंचाई परियोजना जिसमें एरिया या क्षेत्र कितना होता है, 0 से 2000 हेक्टेयर। ये एच लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर लगभग 4 बीघा के आसपास होता है, 3.95 बीघा। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर या इससे अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो इसका मीनिंग बीच वाला जो डेटा है इसको रट के रखो। मध्यम सिंचाई परियोजना है उसके क्षेत्र को रट के रखिएगा कि मध्यम में एरिया कितना है, लघु का उससे कम होगा और वृहद का उसके स्केल के ऊपर होगा। तो 2 से 10 मध्यम है, तो लघु है 2 से कम और वृहद है 10 या 10 से अधिक। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजनाएं सबसे अधिक होंगी?
लघु, मध्यम, वृहद या राजस्थान में सिंचाई मुख्यतः किस प्रकार की परियोजनाओं से सर्वाधिक की जाती है? कौन सी परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान में सिंचाई सर्वाधिक की जाती है? ए आंसर, ये 3 ऑप्शन है, बी आंसर, सी आंसर। सी आंसर के लिए तो देखो, राजस्थान के अंदर बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए नदियां बड़ी चाहिए अपने को, और राजस्थान में बड़ी नदियों के नाम पर अपने पास मुख्यतः बारहमासी नदी केवल एक है, चंबल एक। दूसरी अगर मानो तो आप माही, जिसे बांधों की संख्या उस पर भी चंबल की तरह कई बांध है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं वो कौन सी हैं? लघु सिंचाई परियोजनाएं सर्वाधिक चल रही हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सिंचाई में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी सिंचाई परियोजनाओं का है? तो आपसे ये नहीं पूछा कि सिंचित एरिया किस परियोजना का सबसे बड़ा होता है, तो ये तो अपने को पता है कि वृहद सिंचाई परियोजना का एरिया सबसे बड़ा होता है। लेकिन राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजनाएं ज़्यादा चल रही हैं? वृहद ज़्यादा चल रही हैं, मध्यम ज़्यादा चल रही है या लघु? तो सिंचाई में सबसे ज़्यादा योगदान जिन परियोजनाओं का अभी वर्तमान में चल रहा है वो कौन सी है? लघु सिंचाई परियोजनाओं का सिंचाई में योगदान सर्वाधिक है, लेकिन इनका क्षेत्र क्या होता है? कम होता है, छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि राजस्थान में 30, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि राजस्थान में 30 वृहद सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। अब 30 वृहद सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं तो सबका एरिया अगर आप लगभग 10,000 हेक्टेयर मान के चलो तो कितना हो जाएगा? लगभग 3 लाख हेक्टेयर के आसपास। कितना हो जाएगा? 3 लाख। राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये लघु सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान में लगभग 500-600 से भी अधिक है। तो लगभग आप 500 मानिएगा, और 500 में आप तो 2000 हेक्टेयर भी नहीं, 1000 हेक्टेयर ही मान लो। कितना हो गया? 5 लाख। तो इसका मीनिंग ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ये हमारे पास कम है, तो कम है तो इनका एरिया चाहे भले ही अधिक होगा तो इनका टोटल एरिया कम बैठेगा सभी परियोजनाओं का। जबकि लघु सिंचाई परियोजनाएं हमारे पास बहुत सारी हैं, तो उनका एरिया चाहे सिंचाई करने का क्षेत्र भले ही कम होगा, 2000 हेक्टेयर तक ही होगा, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने के कारण उनका सिंचाई में योगदान सबसे ज़्यादा है। तो एग्जामिनर ये पूछे राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजनाओं का सिंचाई में योगदान सबसे ज़्यादा है, तो राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाओं का योगदान सर्वाधिक है। तो ये क्राइटेरिया जो अभी आपने लिखा है उसके जस्ट नीचे नोट में लिखिएगा, नोट या विशेष में लिखो, राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान, राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान, राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान। सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का है। सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का है, लघु सिंचाई परियोजनाओं का है। अभी हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं? अभी बात हम सिर्फ सिंचाई की कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बांध या ऐसी परियोजना बनी हुई हो कि उस परियोजना के अंदर अपन सिंचाई की बात तो करें ही करें, लेकिन सिंचाई के साथ जैसे पेयजल की बात भी हो उसमें, जैसे जल विद्युत प्राप्ति की बात भी हो उसमें, जैसे उसमें मत्स्य पालन का कार्य भी किया जाए या पशु पेयजल के रूप में जल उपलब्ध करवाया जाए, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि उस परियोजना का कोई एक उद्देश्य नहीं है, अब उसके कई प्रोजेक्ट हो गए हैं। इस कारण इस प्रकार की परियोजनाओं को हम क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मीनिंग क्या होता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना का मीनिंग होता है जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो। एक से, तो एक से अधिक कितना होता है? 2 होता है। तो या तो ये कह दो 2 या 2 से अधिक, वे परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक, या तो 2 हो या 2 से अधिक हो, या सीधा सा ये कह दो 1 से अधिक। एक से अधिक जिन परियोजनाओं के उद्देश्य होते हैं वो परियोजना बहुउद्देश्य, यानी कई उद्देश्य वाले प्रोजेक्ट, जैसे पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत और मत्स्य पालन। तो अभी आपने जो लिखा है उसके आगे एक लाइन का गैप छोड़ के और फिर हेडिंग डालिए बहुउद्देशीय परियोजना।
बहुउद्देश्यीय परियोजना। बहुउद्देश्य लिख दो, चाहे बहुउद्देश्यीय परियोजना। तो बहुउद्देश्यीय परियोजना क्या है? तो आपको लगभग सभी को यह ध्यान है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे सामने कई संकट थे, स्वतंत्र होने के बाद भी, कि हमारी जो कृषि की जाती है भारत में वो मुख्यतः किस पे डिपेंड थी? मानसून पे। और भारत में कई ऐसी नदियां थी जिन नदियों के अंदर भयंकर बाढ़ आया करती, जिसमें एक प्रमुख नदी थी इस साइड में जो वर्तमान झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में बहती है, जिसका नाम है दामोदर। तो इस दामोदर नदी के पानी को नियंत्रित करके और इस पानी का सही उपयोग करने के लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाने की सोची, जैसा कि यूएसए ने अपनी एक नदी पे बना रखा था, टेनेसी नदी पर। कौन सी नदी पे? टेनेसी नदी पे। टेनेसी बहुउद्देश्यीय परियोजना के रूप में बनाई हुई थी। अब बहुउद्देश्य क्या होता है? जैसे टेनेसी नदी है, इस नदी पे आगे जाके कई बांध बना लिए, अलग अलग बांध बना लिए। एक बांध है जिसमें पानी स्टोर किया हुआ है, वो पेयजल के लिए सप्लाई किया जाता है। एक बांध है जहाँ से जल विद्युत बना ली जाती है। एक है जिससे पानी कृषि के लिए सप्लाई कर दिया जाता है, सिंचाई के लिए। तो इसका मीनिंग है टेनेसी अपने आप में किस प्रकार का प्रोजेक्ट बन गया? बहुउद्देश्य। ये कहा जाता है विश्व की पहली बहुउद्देश्यीय परियोजना है, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व की पहली बहुउद्देश्यीय परियोजना किसको कहा जाता है? टेनेसी। इसी टेनेसी को हमने कॉपी किया कहाँ पर? दामोदर पर। तो दामोदर जो प्रोजेक्ट है ये बनाया गया अपने 1948, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्यीय परियोजना। तो भारत के अंदर सबसे पहला बहुउद्देश्यीय प्रोजेक्ट कौन सा था? दामोदर। तो बहुउद्देश्य का मीनिंग ये होता है जिसके उद्देश्य एक से अधिक हों, या यूं कहें दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली या अधिक उद्देश्यों वाली योजनाओं को हम बहुउद्देश्यीय परियोजना कहते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का महत्व है, उन्होंने सुना कि कई डैम बना दिए जाएंगे, तो उनके जो ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं, वो कई हो जाएंगे। और कई उद्देश्य होने के कारण, जनरली कई उद्देश्य होने के कारण क्या करते हैं अपन इनको बहुउद्देश्य के रूप में, या जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको क्या नाम दिया? आधुनिक भारत के मंदिर या पुनरुद्धित भारत के मंदिर। तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर। आधुनिक भारत के मंदिर कहने का रीजन क्या था? मंदिर वो स्थान होता है जैसे आप दुखी हो, आप दुखी हो तो दुख में आप भगवान के सामने जाके अपने दुख या संकट है उनके निवारण की प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर ये जो संकट आया हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो अपन कई बार जब भी जाते हैं, अपने घर वाले जाते हैं, तो अपनी श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगते हैं, तो अब मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है मंदिर में जाने के बाद। कई बार होता है कि व्यक्ति जब एक्सिस में अंदर से खुशी भरी हुई होती है, तब भी उस खुशी को हम जाके बैलेंस करते हैं मंदिर के अंदर। अभी एक शाहिद कपूर की मूवी आई थी, आपने देखा होगा, जर्सी। जर्सी मूवी किसने देखी है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने देखी है। जर्सी, बर्फी नहीं, जर्सी। जर्सी क्रिकेट वाली। तो उस जर्सी मूवी के अंदर क्या किया कि वो शाहिद कपूर जब क्रिकेट खेलता है, वापस स्टार्ट करता है, तो वो शानदार शॉट मारता है और उसका टीम में वापस से वो सिलेक्शन होने वाली सी स्थिति में आ जाता है। तो उस समय जब वो बहुत बढ़िया खेलता है और पता लगता है कि वो टीम में शामिल हुआ है, मेन टीम में नहीं, वो शायद उसका जो क्रिकेट की जो काउंटी है या जो भी है स्टेट की तरफ से खेलते हैं, उसमें जैसे ही वो शामिल होता है तो उसकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है उस मूवी के अंदर। वो वापस से क्रिकेट स्टार्ट करता है 8-10 साल छोड़ने के बाद। तो बाद में उसको ये लगता है कि वापस सेलेक्ट हुआ है, तो साथ वाले जो टाबर हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन उन टाबरों के साथ वो खुशी कैसे बनाए? और जैसे करते हैं यस, तो अब उनके सामने करे तो उसको शर्म आए, तो वो वहाँ से भागता है अपनी गाड़ी लेकर। और ट्रेन जहाँ रेलवे स्टेशन होता है ना, उस मूवी का अगर आपने वो देखा हो, ट्रेलर देखा हो, तो उस ट्रेलर में दिखाया जाता है कि वो रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा होकर वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है यस। तो इसका मीनिंग है वो अपनी खुशी को बैलेंस कर रहा है। तो अपन जब कई बार खुश होते हैं, सिलेक्शन होता है, तब अपनी खुशी को कहाँ जाके बैलेंस करते हैं? मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं कि हे ईश्वर धन्यवाद, तूने मेरा सिलेक्शन करवाया। तो भाई ईश्वर के आगे तो हाथ और भी जोड़ के गए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अंतिम प्रयास आपका ही होता है, लेकिन वो क्रेडिट हम कहीं ना कहीं किसको देते हैं? ईश्वर को देते हैं।
जैसे किसी की डेथ हो जाती है, कोई अपना प्रियजन चला गया, तब भी अपन दोष उसी को देते हैं कि हे ईश्वर, बिना समय तूने ये क्या किया। तो इसका मीनिंग है अपन अपनी खुशी का, दुख का, सब चीज़ें बैलेंस कहाँ जाके करते हैं? मंदिर में। जैसे अपन अपनी चप्पल खो दी, अपन ने जूते चले गए अपने, तो अपन वहाँ जाते हैं मंदिर में कि बढ़िया सा किसने निकाल के गया है, तो जिसका बढ़िया सा जूता होता है वो पहन के, और बाद में कहते हैं हे ईश्वर अगली बार चढ़ा दूंगा जब नौकरी लग जाएगी तब। और कई बार लोग एनएसपी के लिए भी जाते हैं, नयन सुख प्राप्ति के लिए भी मंदिर जाते हैं, तो वहाँ नयन सुख भी प्राप्त होते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मंदिर वो जगह होती है, मंदिर वो जगह होती है जहाँ सभी प्रकार की उद्देश्य पूरे होते हैं। तो वो अपने आप में बहुउद्देश्य है। तो नेहरू जी ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को बहुत सोच समझ के क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर। तो नेहरू जी के द्वारा कौन सी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है? सिंचाई परियोजनाओं को, पेयजल परियोजनाओं को, या जल विद्युत परियोजनाओं को, या बहुउद्देश्य परियोजनाओं को? तो इसका मीनिंग है बहुउद्देश्य परियोजनाओं को यह नाम दिया। और नाम किसने दिया है? चाचा ने, चाचा नेहरू ने। अपने वाले नहीं, कहीं लिख दो चाचा बलराम ने ये कहा है। तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं में डेफिनेशन लिखिएगा। वे परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं। वे परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं। वे परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं उन्हें बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। उन्हें बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। जैसे सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, मत्स्य पालन, और आगे डैश डैश करके छोड़ दो। जल के बहुत सारे उपयोग हैं। क्या चीज़ है? एक दो और बता दें। पशु पेयजल, मानवीय पेयजल, पशु पेयजल, इंडस्ट्रियल उपयोग, उद्योगों के अंदर। तो इसका मीनिंग है उपयोग बहुत सारे हैं, अनगिनत उपयोग हैं। घरेलू कार्य में उपयोग, तो सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, मत्स्य पालन, आगे डैश डैश करके फुल स्टॉप। यानी यह परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं वो क्या होते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना। जैसे ये आपने लिख दिया और आगे डैश डैश करके फुल स्टॉप। अब इन्हीं बहुउद्देश्य परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो नेक्स्ट लाइन में, इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना। अगर एग्जामिनर विषय के अकॉर्डिंग पूछे तो प्रोजेक्ट कौन सा होगा?
टेनेसी, टेनेसी यूएसए 1933। भारत में अगर पूछे तो दामोदर, जनरली ये आपके एग्जाम में अधिक आता है। दामोदर वाला प्रोजेक्ट है ये 1948, 1948। उस समय बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में था, लेकिन वर्तमान में बिहार से अलग होकर जहाँ दामोदर बहती है वो एरिया झारखंड बन चुका है सन 2000 के बाद। तो भारत के अंदर फर्स्ट है दामोदर। और अगर क्वेश्चन राजस्थान को जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के अकॉर्डिंग हो तो राजस्थान के अंदर गंग नहर, गंग नहर तो हालांकि पहले बन चुके थे। गंग नहर 1927 में ही बन चुकी थी, लेकिन उस समय केवल एक ही उद्देश्य था, पेयजल, बहुउद्देश्य नहीं था। 1950 और उसके बाद में उससे सिंचाई वगैरह भी स्टार्ट हो गई। तो इसका मीनिंग 1950 के बाद में ये क्या बन गई है, बहुउद्देश्य। तो ये गंग नहर का समय नहीं लिखा है अपन ने, इसका बहुउद्देश्य बनने का समय लिखा है 1950। हालांकि इसमें लिखा हुआ ये रहता है कि 1950 के बाद, तो इसका मीनिंग है 1950 से लेकर उसके बाद ये बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट के रूप में। पहले केवल ये एक पेयजल परियोजना थी, यानी जिसका उद्देश्य एक ही होता है। जैसे कोई सिंचाई करती है तो उसको केवल सिंचाई परियोजना बोलेंगे। अगर वो मुख्यतः पेयजल उपलब्ध करवाने का काम करती है तो केवल उसको पेयजल परियोजना बोलेंगे। लेकिन अगर उसके उद्देश्य एक से अगर बढ़ाकर 2 कर दिए जाएं तो फिर वो बहुउद्देश्य बन गई है। तो ये प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना के अलग अलग आंसर हैं, विश्व के अकॉर्डिंग अलग आंसर रहेगा। भारत में फर्स्ट है दामोदर और राजस्थान में फर्स्ट है गंग नहर। अब जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उन सिंचाई परियोजनाओं के अंदर जो प्रमुख या बड़ी सिंचाई परियोजनाएं उनको अपन 2 तरीके से पढ़ते हैं। उनको पढ़ते हैं एक तो बांध परियोजनाओं के रूप में या नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में, एक पढ़ते हैं अपन नहर परियोजनाओं के रूप में। तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें एक नदी घाटी परियोजनाएं पहले स्टार्ट करेंगे और बाद में उसी का एक दूसरा पार्ट है नहर बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का अध्ययन मुख्यतः 2 भागों में किया जाता है, नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में और नहर बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के रूप में। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजना या प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजना, बहुउद्देश्यीय या प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजना। तो प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं में एक तो आती है नदी घाटी परियोजना, एक आती है नहर बहुउद्देश्यीय परियोजना। नदी घाटी परियोजना और एक दूसरी कौन सी आती है, नहर बहुउद्देश्यीय परियोजना या नहरी बहुउद्देश्यीय परियोजना। तो नदी घाटी परियोजनाओं में कौन कौन से हैं, पहले अपन नदी घाटी वाली कवर करेंगे, नदी घाटी के बाद में दूसरा नहर बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं कवर करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना और ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या नहर बहुउद्देश्यीय परियोजना को स्टार्ट करेंगे। नदी घाटी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं में कई एग्जाम्पल अपने सामने हैं। जिसमें शुरुआत में जो राजस्थान के हैं और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ हैं उनको कवर करेंगे अपन। जैसे राजस्थान में एक प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजना जो मैंने आपको पहले भी बताई है, चंबल। तो चंबल अपने आप में एक चंबल बहुउद्देश्यीय परियोजना है या चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्यीय परियोजना। दक्षिणी राजस्थान में एक परियोजना और आती है जिसको हम कहते हैं माही बहुउद्देश्यीय परियोजना। राजस्थान के उत्तर में
पंजाब हरियाणा के साथ कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि सतलज नदी का एक प्रोजेक्ट है, बांध परियोजना है, भांकड़ा नांगल बांध परियोजना। तो भांकड़ा नांगल जो बांध परियोजना है ये मुख्यतः नदी के ऊपर है, ये सतलज नदी पर है, तो ये भी अपने आप में एक नदी घाटी परियोजना है। लेकिन परियोजना को नाम किसके आधार पर दिया गया है? यहाँ बांध के नाम से। इनको नाम किसके आधार पर दिया गया है? नदी के नाम से। तो ये चंबल नदी घाटी परियोजना, माही नदी घाटी या बहुउद्देश्य परियोजना, क्योंकि ये सब अपने आप में नदी घाटी प्रोजेक्ट है, नदियों पे बने हुए परियोजना है। ये भांकड़ा नांगल बांध परियोजना ये सतलज पर है। एक पंजाब और हरियाणा के साथ एक प्रोजेक्ट और आता है अपना व्यास बहुउद्देश्य परियोजना या व्यास नदी घाटी परियोजना। और एक आते हैं कुछ निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हैं वर्तमान में भारत में, जैसे हिमाचल में चल रहा एक प्रोजेक्ट है रेणुका, या जिसको हम कहते हैं रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना। तो रेणुका या रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना है, ये हिमाचल में एक नदी आती है गिरी। कौन सी? गिरी नदी। रेणुका गिरी, तो रेणुका है गिरी नदी के ऊपर। ये हिमाचल का प्रोजेक्ट है जो चल रहा है अभी। और उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है लखवार। क्या नाम है? लखवार बहुउद्देश्य परियोजना। ये मुख्य यमुना नदी पर है और यमुना की सहायक नदी आती है गिरी। तो गिरी के ऊपर चल रहा प्रोजेक्ट रेणुका जी और यमुना पे चल रहा प्रोजेक्ट लखवार। ये उत्तराखंड, ये हिमाचल, ये कई स्टेट के बीच में, ये भी कई स्टेट, माही में राजस्थान गुजरात और चंबल में राजस्थान मध्य प्रदेश। क्योंकि चंबल में जो बांध या जिनकी चर्चा हम करेंगे रिवर्स वाले टॉपिक में, तो उसमें जनरली हम जो बांध पढ़ते हैं चंबल के, वो बांध या तो राजस्थान में है या फिर एक बांध आता है वो एमपी में है। माही के ऊपर जो बांध मैंने आपको माही नदी के अंदर करवाए थे वो बांध या तो राजस्थान में थे या फिर एक बांध था गुजरात में। तो इसका मीनिंग माही बहुउद्देश्य परियोजना किसके साथ है या किसके बीच में है? तो ये राजस्थान और गुजरात। चंबल के बांध या तो राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में, इसका मीनिंग है चंबल बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश। तो राजस्थान तो आपको याद ही नहीं करना, क्योंकि राजस्थान के प्रोजेक्ट हैं तभी तो पढ़ रहे हैं अपन इसमें। तो इसका मीनिंग है इन सब में कॉमन कौन है? राजस्थान। राजस्थान सब में है इसमें। अब चंबल आ जाए तो राजस्थान के साथ क्या रहेगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान, सेम ऐसा ही है, पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान। इनमें कई स्टेट आते हैं, दोनों में सेम ही आएंगे। इनमें हिमाचल है, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और दिल्ली। तो इसमें मुख्यतः 5 राज्य और 1 केंद्र शासित, यानी टोटल देखा जाए तो कितने? 6 स्थान है जिनको इनका लाभ मिलेगा, रेणुका जी का और लखवार प्रोजेक्ट का। तो इन प्रोजेक्ट या परियोजनाओं को अपन पढ़ेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट आपको लिखवाया नहर बहुउद्देश्य परियोजना, वहाँ पढ़ेंगे अपन इंदिरा गांधी नहर को, गंग नहर को, सिद्धमुख नहर को, नर्मदा नहर को, राजस्थान की भरतपुर नहर को, और एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल राजस्थान में पूर्वी नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP। तो ERCP या पूर्वी राजस्थान नहर के बारे में तो वो पढ़ेंगे। आपको 2 हेडिंग डलवाई है ना, नदी घाटी परियोजना और एक नहर बहुउद्देश्य परियोजना। तो पहले नदी घाटियों को अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? नहर बहुउद्देश्य परियोजना। तो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिएगा, जो ये 5-6 नाम आपके सामने हैं। इनके आगे सबके आगे या तो नदी घाटी परियोजना लिख देना या बहुउद्देश्य परियोजना। जैसे चंबल बहुउद्देश्य परियोजना, माही बहुउद्देश्य परियोजना, माही बहुउद्देश्य परियोजना। नेक्स्ट भांकड़ा नांगल, यह भी अपने आप में क्या है? बहुउद्देश्य परियोजना। तो भांकड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना, व्यास बहुउद्देश्य परियोजना। तो आगे एग्जामिनर की इच्छा है वो बहुउद्देश्य एग्जाम में दे या नदी घाटी परियोजना दे, क्योंकि ये सब अपने आप में क्या है? नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना, नदियों पे बनी हुई बहुउद्देश्य परियोजना है। फिर है रेणुका जी और लास्ट में लखवार। तो ये 6 प्रोजेक्ट लिखने के बाद में फर्स्ट हेडिंग में कौन सा लिखेंगे आप? चंबल बहुउद्देश्य परियोजना। चंबल बहुउद्देश्य परियोजना। सहयोग इसमें किस किस का है? राजस्थान,
और एमपी किस किस रेशियो में है, तो दोनों के मध्य 50-50 के अनुपात में है। यानी इस परियोजना को बनाने में दोनों राज्यों ने एक समान सहयोग किया है। एक समान का मीनिंग क्या होता है? 50-50। यानी कोई चीज़ या प्रोजेक्ट अगर आप और आपका पार्टनर बना रहे हैं और दोनों समान सहयोग करते हो, तो इसका मीनिंग, समान सहयोग का मीनिंग क्या होता है? 50-50, 50-50। तो सहयोग है राजस्थान मध्य प्रदेश। नदी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये परियोजना किस नाम से है? नदी के नाम से। इस परियोजना में कहा जाता है चंबल बहुउद्देश्य परियोजना है। इस परियोजना में दोनों राज्यों ने इस परियोजना को कितने चरणों में कंप्लीट किया है? 3 चरणों में। और कितने बांध बनाए टोटल? 4 बांध। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस परियोजना में 3 चरणों में कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में 3 चरणों में कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में कुल 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। तो 3 चरण है, तो 3 चरण ये हैं इस तरीके से। अब 3 चरणों में बांध कितने बने हैं? 4। अब ये किस तरीके से बने हैं ये देखिएगा। जैसे राजस्थान की स्थिति देखते हैं अपन, तो राजस्थान की स्थिति में इस साइड से चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। राजस्थान के चित्तौड़ से एंट्री कर कोटा, बूंदी और इस साइड में सवाई माधोपुर वगैरह इनसे बहकर, और एक बार ये इस साइड में मुड़ती है एमपी की ओर, फिर जाती है यूपी की ओर। और यूपी की ओर इसको इसकी मुख्य नदी मिल जाएगी, कौन सी? यमुना। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश। आगे पढ़ेंगे अपन नदियों वाले चैप्टर में कि इसमें पहाड़ी वगैरह वो कौन सी रही हैं। अब जैसे ये नदी राजस्थान में एंटर करती है, उससे जस्ट पहले इस नदी पर एक काफ़ी बड़ा बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। इस बांध का नाम है गांधी सागर। बांध का नाम क्या है? गांधी सागर। गांधी सागर बना हुआ है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट आता है मंदसौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मंदसौर। कैसा सौर? मंदसौर। तो मंदसौर में ये बना हुआ है। उसके बाद जैसे ही राजस्थान में एंटर करती है, तो राजस्थान में एंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट से करती है? चित्तौड़ से। तो वहाँ इस पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ में आपने नाम सुना होगा, राउत बाठा भी स्थित है, जहाँ परमाणु विद्युत गृह है, यानी न्यूक्लियर स्टेशन से ऊर्जा जनरेट की जाती है। उस परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति कौन करता है? राणा प्रताप सागर। क्योंकि राउत बाठा चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में बना हुआ बड़ा बांध कौन सा है? तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें वाटर कैचमेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा है। जबकि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर। तो माही बजाज सागर राजस्थान का लंबा बांध है, जबकि राणा प्रताप सागर राजस्थान का बड़ा। बड़े का मीनिंग समझ में आ गया? जिसके वाटर कैचमेंट एरिया, पानी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। लंबा तो वो होता है जिसमें बांध की लंबाई ज़्यादा दिख रही है आपको, वो लंबा बांध है, भले उसमें पानी की मात्रा कम होगी। बड़ा वो होगा जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, लंबाई भले ही कम दिख रही हो। तो राजस्थान का लंबा बांध है माही बजाज सागर, जबकि बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। यानी वाटर कैचमेंट एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब इसमें चित्तौड़ को क्रॉस करने के बाद में नदी जाती है कोटा बूंदी के बाउंड्री के ऊपर, जहाँ इस पर एक प्रमुख बांध बना हुआ है जवाहर सागर। जवाहर सागर डैम, जिसको कोटा डैम भी कहते हैं। और फिर कोटा की ओर वापस इस साइड में इस पर एक प्रमुख बांध और बना हुआ है, जिसको कोटा के नाम से नाम दिया जाता है कोटा बैराज।
जवाहर सागर में अभी जो नाम लिखा था मैंने वो बताया था कोटा डैम, तो इसको कोटा डैम भी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग ये जो टोटल 4 बांध हैं, इन 4 बांधों में से पहला जो बांध है वो राजस्थान के बाहर बना हुआ है, कौन सा? गांधी सागर। और इसके बाद वाले जो 3 बांध है वो राजस्थान में बने हुए हैं। जैसे राजस्थान के अंदर एंट्री करते हैं राणा प्रताप सागर चित्तौड़, उसके बाद में कोटा बूंदी की बाउंड्री पर जवाहर सागर, फिर अकेले कोटा में कौन सा है? कोटा बैराज। तो इसका मीनिंग है इस परियोजना में टोटल कितने बांध बनाए गए? हर चरण में व्यक्ति अलग अलग रहेगा। पहले चरण में रहेगा क्या, व्यक्तित्व का नाम क्या रहेगा? गांधी जी, तो गांधी सागर। दूसरे चरण में राणा, और तीसरे में, यानी व्यक्ति किसी भी चरण में, एक चरण में 2 व्यक्ति किसी में भी नहीं आएंगे। तो पहले में गांधी, दूसरे में राणा, तीसरे में जवाहर। तो अब जो बच गया लास्ट वाला कोटा बैराज, इसको अपने साथ कौन रखेगा? तो आपको क्या लगता है किस इंसान का हृदय सबसे कोमल है? एक थप्पड़ गाल पे खाने के बाद दूसरा गाल सामने कौन कर सकता है? गांधी जी कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग गांधी सागर प्रथम चरण में है, और उसी प्रथम चरण के साथ दूसरा बांध कौन सा बनाया गया है? कोटा बैराज। तो इसका मीनिंग प्रथम चरण में बना हुआ पहला बांध गांधी सागर। गांधी सागर के आगे दूसरे चरण में राजस्थान में एंट्री करने के बाद राणा प्रताप सागर, तीसरे में जवाहर सागर कह दो चाहे कोटा डैम कह दो, जवाहर सागर या कोटा डैम। कोटा बैराज बचा हुआ है अभी। तो जैसा कि मैंने एक बताया था कि किसी भी चरण में, एक चरण में 2 व्यक्तियों के नाम किसी में भी नहीं आएंगे। तो व्यक्तियों को तो तीनों को अलग अलग रखो, गांधी, राणा और जवाहर, कंटिन्यूस चंबल के फ्लो के अंदर, चंबल जैसे बहती है उसी क्रम में। अब लास्ट में जो एक बच गया था कोटा बैराज, उसको कहाँ ले आएंगे? गांधी सागर के साथ। उसका नाम क्या है लास्ट वाले का? कोटा बैराज। तो ये प्रथम चरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें 2 बांध बने हुए हैं। तो एग्जामिनर कई बार यही पूछता है कि प्रथम चरण में कौन से 2 बांध बने हुए हैं। तो स्टूडेंट जनरली पहले वाले 2 बता के आ जाते हैं कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। तो वो नहीं बने थे। प्रथम चरण में बना था एक तो जब मध्य प्रदेश ने गांधी सागर का काम चला रखा था, तब हमने हमारे कोटा बैराज का काम चला रखा था पहले चरण में। और जब ये बन गए थे तो दूसरा चरण फिर राणा, और तीसरा चरण जवाहर सागर। इसका मीनिंग इनके निर्माण का क्रम ये है, गांधी, राणा, जवाहर। पहले तो तीनों व्यक्तियों के नाम बोलने हैं, गांधी, राणा, और फिर बच गया वो कोटा बैराज। यहाँ एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आता है इन बांधों के क्रम से। अब क्रम एग्जामिनर की इच्छा है कि वो यमुना के अंदर हमारा क्या होता है? संगम, या इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मुहाना। मंडी नहीं बोलना आगे, संगम या मुहाना। तो नदी के संगम से, मुहाने से उद्गम की ओर क्रम बताओ, तब तो बताना है उल्टा। उद्गम से और संगम की ओर बताओ, तब बताना है सीधा क्रम। तो एग्जामिनर दोनों ही तरफ से पूछता है, उद्गम से संगम और संगम से उद्गम। तीनों व्यक्तियों को अलग अलग चरणों में। फिर कोटा बैराज को किसके साथ रखना है? गांधी के साथ।